नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग और मौद्रिक नीति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कराधान के बारे में चर्चा किया था, वित्त और कराधान के बारे में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति टॉपिक लंबा है और टॉपिक लंबा होने के साथ साथ इसकी जो खबरें रही हैं, जो पूरे वर्ष की बात करूं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। इस वजह से इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके लेकर के चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और किन्हें हमें कवर करना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के बारे में हमें समझना है। इस जो टॉपिक है इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम मौद्रिक नीति को देखेंगे। इसके उपकरण कौन कौन से हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति संचरण क्या होता है और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये खबर हम क्यों कवर कर रहे हैं। आप इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है या चर्चा में क्यों रहा है। तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन किया है। अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? दरअसल उसका ये सोचना है कि मौद्रिक नीति जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, क्या उसका लाभ अर्थव्यवस्था को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पाने में कहीं कोई समस्या है, उसका समाधान किया जाए। और अगर ग्राहकों को, जो ग्राहक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे एक उपभोक्ता है, उपभोग व्यय करता है, और एक व्यक्ति है जो निवेशक है, वो निवेश व्यय करता है। तो क्या इन दोनों को मौद्रिक नीति में जो बदलाव समय समय पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो बदलाव किया जाता है, क्या उसका लाभ अर्थव्यवस्था को मिल पा रहा है, व्यक्तियों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के संदर्भ में हमें चर्चा करना है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति उन सभी उपकरणों का समूह है जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है। तो मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? ये सभी उपकरण हैं और ये उपकरण है। ये मात्रात्मक उपकरण है और ये गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करने वाले हैं, केवल आपको दिखाना था, समझाना था कि ये मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, इसलिए ये स्लाइड लगाई गई है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि मौद्रिक नीति तो हम लोगों ने समझ लिया, उन सभी उपकरणों का। तो उपकरण में देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, यहाँ पर परिवर्तनीय कोष अनुपात यानी कि CRR और SLR है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को जो ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, उसमें परिवर्तन करती है। और परिवर्तन का लाभ अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, दोनों तरह के उपभोक्ता, जो एक निवेश व्यय करता है और जो एक उपभोग व्यय करता है, उन सभी को लाभ मिलता है। अब मिलने से संबंधित जो समस्याएं हैं, हमें ये समझना है कि मौद्रिक नीति संचरण क्या होती है, और मौद्रिक नीति के संचरण में यदि कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। तो सिंपली ऐसा हम लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, और जिस तरह से आपको आवश्यकता होती है बैंकों से ऋण लेने की, वैसे ही जो बैंक हैं इनको भी समय समय पर आवश्यकता होती है आरबीआई से ऋण लेने की। तो ये बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो आरबीआई भी इनसे ब्याज लेता है। तो जो ब्याज या जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, उसे हम कहते हैं कि वह रेपो रेट है। तो इसको सिंपली आर आप कह सकते हैं, रेपो रेट। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि जो रेपो रेट है वो 6% है, यानी कि 6% की ब्याज दर से आरबीआई ने बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बैंक के पास पैसा आ गया और बैंक क्या करेगा, चूंकि ये अगर कम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 5% है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, यदि ये 5% है, यानी कि बैंकों को कम ब्याज दर पर आरबीआई से ऋण मिल रहा है, और चूंकि कम ब्याज दर पर आरबीआई से इनको ऋण मिला है, तो यह भी अपने ग्राहकों को, जो ग्राहक हैं, इनको भी ऋण देंगे, और जब ऋण देंगे तो इन पर भी ये ब्याज लेंगे,
और ब्याज इनका भी, चूंकि इनकी लागत ही यहाँ पर कम हो गई, इनकी ब्याज दर कम है, तो इस वजह से इन्होंने भी अपने ग्राहकों को भी जो ब्याज, ठीक है, ब्याज दर का ऑफर दिया है, इन्होंने भी कम रखा है। अब यहाँ से सस्ता मिला तो इन्होंने सस्ता दिया, और सस्ता दिया तो जो ऋण की मांग है या लोन आप कहेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब अधिक लोग ऋण लेंगे तो ऋण लेने का मतलब ये है कि उनके पास पैसा आएगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा, और मनी फ्लो बढ़ने का मतलब ये है कि हम कहेंगे कि तरलता बढ़ गई। और यदि यही 6% की ब्याज दर पर दिया है तो इसके भी, बैंक के भी ब्याज दर बढ़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है वो कम ऋण लेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी। तो ये जो दोनों बातें हैं, मैंने आपसे कहा कि नियंत्रित करना, तो नियंत्रित करने का मतलब क्या है, अब इसी चीज को समझिए। क्या इसके माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है? यदि कम ब्याज दर है तो ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, और यदि अधिक ब्याज दर है तो ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। तो ग्राहक अब बैंक से ऋण कम लेंगे, और कम लेंगे तो खर्च भी कम करेंगे। इसका मतलब यह है कि डिमांड भी कम होगा, ठीक है। डिमांड यानी कि डिमांड कौन करेगा? एक उपभोक्ता करेगा, और निवेश कौन करेगा? एक फर्म करेगा, या निवेशक करेगा, इन्वेस्टर करेगा। अब आरबीआई क्या करती है कि इसके माध्यम से, एक तो आप लोगों ने समझ लिया कि रेपो रेट के माध्यम से इनको उपलब्ध कराती है, अच्छा, यानी कि ब्याज दर है। एक और है जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बहुत सारे हैं, लेकिन जो आवश्यक है उसी को समझना है। रिवर्स रेपो रेट, इस स्थिति में आरबीआई बैंकों को ऋण दे रहा था, और ऋण दे करके उस पर ब्याज ले रहा था। इसको हमने कहा कि यह रेपो रेट है। आरबीआई को यह लगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है, यानी कि मुद्रा बहुत ज्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? क्योंकि लोग ऋण लेकर के भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में। तो ऐसी स्थिति में अब आरबीआई को क्या करना है, जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, सरप्लस मनी है, उस सरप्लस मनी को सोखना है, यानी कि उनके पास से, बैंकों के पास से अपने पास ले आना है। तो बैंक ये, मतलब आरबीआई ये कहता है कि आप मेरे पास यदि अपना पैसा जमा करोगे, ठीक है, तो मैं आपको ब्याज दूंगा। क्या करूंगा? मैं आपको ब्याज दूंगा। तो रेपो रेट की स्थिति में आरबीआई बैंकों को ब्याज दे रहा था, और उस पर ऋण दे रहा था और उस पर ब्याज ले रहा था। इस स्थिति में बैंकों को आरबीआई ने लालच दिया कि यदि आप मेरे पास जमा करोगे तो मैं आपको ब्याज दूंगा, अधिक ब्याज दूंगा। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। इसको मैंने कहा RRR। अब RR मूवी याद कर लीजिए, वहां से चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब ये दोनों स्थिति आप लोगों ने समझ लिया। आरबीआई को एक ऐसी स्थिति आई कि आरबीआई को लगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक है, ठीक है। मान लेते हैं आरबीआई को यह लगा कि लिक्विडिटी अधिक है, और लिक्विडिटी अधिक होने की वजह से वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं कम है, यानी कि सप्लाई कम है, और लिक्विडिटी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा। और जब सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है, तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाएगा, और उस स्थिति को कहेंगे कि यह इन्फ्लेशन की स्थिति है, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति है। आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रित करना है, अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व बनाए रखना है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने क्या किया कि इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा दिया तो यानी कि जो मुद्रा की तरलता है वो कम हो गई, और कम होने की वजह से आप ऐसा मान सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन की स्थिति है, इन्फ्लेशन, ये कम हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन की स्थिति कम हो गई। यानी कि मुद्रास्फीति को आरबीआई ने नियंत्रित कर लिया, किसके माध्यम से? अपनी मौद्रिक नीति और उसके उपकरणों के माध्यम से। अब मान लीजिए कि एक स्थिति के बारे में कल्पना करिए कि एक व्यक्ति है, ठीक, इसी चीज को देख लेते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये गया है एक बैंक के पास, ठीक है, ये गया एक बैंक के पास, और बैंक से ये कहा कि मुझे ऋण चाहिए, ठीक है, किस लिए? तो जो भी इसकी आवश्यकता हो, इस व्यक्ति ने आरबीआई बैंक से कहा कि मुझे ऋण चाहिए। बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको ऋण दे देते हैं। आप किस रेट पर लेंगे?
बैंक ने पूछा आप किस ब्याज दर पर लेंगे, तो जो ब्याज दर है, जो ऋण दिया जाता है, आप ऐसे कह लीजिए ऋण, ये दो होते हैं, एक को कहते हैं फिक्स रेट और एक को कहते हैं फ्लोटिंग रेट। ठीक है, तो फिक्स रेट का मतलब ये है कि आरबीआई यदि ब्याज दर में कोई परिवर्तन करती है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट की बात कर लें, खास करके रेपो रेट, यदि रेपो रेट में कमी या वृद्धि करती है तो उसका प्रभाव फिक्स रेट पर नहीं होगा। यानी कि आपने बैंक से कहा कि मैं 9% के फिक्स ब्याज दर पर आपसे ऋण लूंगा, तो 9% ही रहेगा, भले ही आरबीआई रेपो रेट को कम करे, ठीक है, कम करे या ज़्यादा करे। आपको जितने वर्ष के लिए आपने ऋण लिया है, दीर्घकालिक अवधि के लिए अगर ऋण लिया है, तो आपको 9% के ब्याज दर से ही भुगतान करना पड़ेगा। यदि आपने फ्लोटिंग रेट पर ऋण लिया है तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने अगर मौद्रिक नीति में वृद्धि किया है तो जो आपका ईएमआई बनता है, मान लीजिए सीधे तौर पर, मोटे मोटे तौर पर आपकी ईएमआई मंथली बनती है 2500 रुपये, तो 2500 रुपये के हिसाब से अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है तो बैंक ने भी ब्याज दर बढ़ा दिया है। तो ब्याज दर बढ़ाया है, इसका मतलब यह है कि आरबीआई के रेपो रेट का प्रभाव बैंक और बैंक के साथ साथ ग्राहक पर भी पड़ा। और यदि कम करेगी तो जो 2500 इसकी ईएमआई थी, हो सकता है कि वो कम भी हो जाए क्योंकि ब्याज दर कम हो गई, और हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए यदि आरबीआई ने अपनी ब्याज दर को बढ़ा दिया है। तो ये स्थिति आप लोगों ने समझ लिया। अब क्या हुआ कि हमें समझना है मौद्रिक नीति संचरण। तो मौद्रिक नीति संचरण के बारे में यहां पर विस्तार से समझ लेते हैं, फिर बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मौद्रिक नीति संचरण, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने, ठीक है, जब ये बैंक है, ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब यह है कि बैंक ने भी अपनी ब्याज दर बढ़ा दी, और ब्याज दर बढ़ा दिया, इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक है इसकी ईएमआई बढ़ गई, और बढ़ गई तो ये जाकर के पूछा कि भैया बैंक से आपने ईएमआई पिछले महीने तो 2500 रुपये आई थी, इस महीने 2750 रुपये कैसे हो गया। तब बैंक ने ये बताया कि आपने फ्लोटिंग रेट पर ऋण लिया था। यहां तक तो ठीक है। फिर ग्राहक कहा कि ठीक है, आप मेरी बात का जवाब, सही जवाब मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने ये देखा, वो अवेयर था क्योंकि ईएमआई का बोझ उस पर पड़ रहा था, तो वो लगातार पेपर पढ़ रहा था। कुछ समय बाद, 3 महीने बाद ये देखा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कम कर दिया है, और रेपो रेट को कम कर दिया है तो इसको समझ में आ गया कि अब मेरा जो ईएमआई है वो भी कम हो जाएगा। अब ये इस ताक में था कि ईएमआई मेरी कम हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। ये बैंक के पास गया और बैंक से ये पूछ रहा है कि मेरी ईएमआई क्यों नहीं कम हुई। तो बैंक ने कहा कि आपकी ईएमआई कम होने का कोई मतलब नहीं है। तो इस व्यक्ति ने बताया कि मैंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया था, और चूंकि फ्लोटिंग रेट पर मैंने लिया था तो आरबीआई की मौद्रिक नीति में या रेपो रेट में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका लाभ मुझको भी मिलना चाहिए। तो बैंक का जो कर्मचारी है उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, हम आपकी ईएमआई कम नहीं कर सकते। ये बात अगर ब्रांच मैनेजर तक जाती है तो ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद ये बात ऊपर तक जा सकती है, मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी सारी मीडिया, है ना। ये बात जब आरबीआई तक पहुंचेगी तो आरबीआई ने ये बैंकों से पूछा कि भैया मैंने रेपो रेट बढ़ाया था तो आपने ब्याज दर बढ़ा दिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब मैंने कम किया तो आपने कम क्यों नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अपने रूम से लेकर के कोचिंग तक डेली आते हैं, ऑटो का किराया 10 रुपये है, ठीक है, और अगले दिन आपने देखा कि ऑटो का किराया 10 रुपये नहीं 15 रुपये हो गया है। आपने उससे पूछा कि भैया कल तो 10 रुपये था, आज 15 रुपये क्यों हो गया है। तो ऑटो चालक ने ये बताया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं इसलिए मेरी लागत बढ़ गई है, इसलिए मैं आपसे किराया अधिक ले रहा हूँ। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, ये जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ दिन बाद मान के चलिए
कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई, और पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो भी ऑटो चालक आपसे 15 ही ले रहा है, तब आप उससे सवाल किए कि आपने मुझसे 15 क्यों लिए? अब तो इसका किराया, पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, पेट्रोल का मूल्य कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि बीच में जो ड्राइवर है या जो ऑटो चालक है उसने उसका सही ढंग से पालन नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो बढ़ाया, तो लॉजिकल है। अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई तो उसे कम करना चाहिए था, लेकिन कम नहीं किया। तो ये जो समस्या है, इसी समस्या को लेकर के जब आरबीआई के पास ये बात गई तो आरबीआई ने पूछा। इससे पहले की स्थिति ये है कि एक होती है जिसे कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, जिसे प्रधान उधारी दर कहते हैं। प्रधान उधारी दर वह दर है जिस दर पर बैंक अपने जो उनके फेवरेट ग्राहक होते हैं या विश्वास पात्र ग्राहक कह लीजिए, उन ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो ऋण दो क्षेत्रों में दिया जा सकता है। ऋण की बात कर लें, ऋण हम मोटे तौर पर एक की बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र, और दूसरे की हम बात कर रहे हैं कृषि के अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है। अब बताइए दोनों में, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, दोनों में रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो जो बैंक हैं वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता कम देते थे, और कृषि क्षेत्र को न केवल प्राथमिकता कम देने की बात थी, इनके लिए जो ब्याज दर होती थी, ब्याज दर अधिक होता था, ब्याज दर अधिक होता था। और चूंकि ये इनके विश्वसनीय ग्राहक थे तो इनके लिए ब्याज दर कम होता था। अब ये अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव हो रहा है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आरबीआई ने एक उपाय किया, और ये सारी बातें वो समझ चुका था। आरबीआई ने ये कहा कि बेस रेट, ठीक है, और बेस रेट ये 2010 में आरबीआई ने जारी किया और कहा कि इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को, अपने सभी ग्राहकों को ऋण देंगे। तो बेस वह आधार दर है, इसको आधार दर हिंदी में कहते हैं, आधार दर, जिससे कम ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को बैंक ऋण नहीं दे सकते, चाहे उनके फेवरेट ग्राहक हों या नहीं हों। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि हम रेंज बता देंगे कि रेंज कितनी होगी। तो रेंज का मतलब ये है कि आरबीआई ये बता देगा कि आप इसके और इसके बीच में रख सकते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने ये कहा 6 से 9% के बीच में आप रखेंगे, इससे अधिक आप नहीं रख सकते और ना ही इससे कम आप रख सकते हैं। यानी कि 6% से कम नहीं और 9% से अधिक नहीं, ये रेंज बता दिया। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि जो बैंक हैं वो अपनी ब्याज दर कितनी रखेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसी के बीच में फ्लैक्चुएट होता रहेगा। तो आप अपने डेली लाइफ में यदि बैंक के बारे में सर्च किया होगा या आपने पढ़ा होगा तो अलग अलग बैंकों के जो ऋण देने की ब्याज दर होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अब जो ब्याज दर है इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण बैंक खुद करेगा, यानी वो चाहें तो 6.5% रखे, वो चाहें तो 7% रखे, वो चाहें तो 8% रखे, या चाहें तो वो 9% भी रखे, लेकिन रेंज यही रहेगी। यहाँ तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि आरबीआई यदि रेपो रेट में परिवर्तन करता है तो उसका लाभ ग्राहकों को मिलना चाहिए, और अगर ग्राहकों को लाभ नहीं मिल रहा है तो बताइए ये समस्या है, और इस समस्या को इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं, उसके शब्द में कहते हैं मौद्रिक नीति संचरण की समस्या। बेस रेट बता तो दिया, ठीक है, रेपो रेट आरबीआई ने जब बढ़ाया तो बढ़ाने के समय उन्होंने अपनी ब्याज दर तो बढ़ा दी, लेकिन जब आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो उन्होंने ब्याज दर कम नहीं किया, जिससे ग्राहकों को लाभ कम हुई ब्याज दर का लाभ, या जो मौद्रिक नीति है उसका लाभ ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। और आपकी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ में भी हम लोगों ने यही बात किया है कि मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन किया है। अब अध्ययन के बारे में समझने के बाद अब दूसरी स्थिति समझिए।
ये स्थिति जब आ गई और बैंकों ने, आरबीआई ने ये सुनिश्चित कर दिया कि बेस रेट पर ही, आधार दर पर ही आप लेंगे और उसी के आधार पर सारी व्यवस्था चलेगी। लेकिन चूंकि ये बैंक हैं, बैंकों ने क्या किया कि आरबीआई इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मैं रेपो रेट कम करूँगा तो बैंक भी अपनी ब्याज दर को कम करेंगे, लेकिन बैंक कम नहीं किए। और चूंकि कम नहीं किए, फिर ये समस्या विद्यमान रही, और समस्या विद्यमान रही तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, बैंकों ने ये कहा कि जब आपने, आरबीआई ने ये पूछा कि आपने क्यों ब्याज दर कम नहीं किया, तो बैंकों ने ये कहा कि भैया हमारी जो लागत है ना वो बढ़ गई है, ठीक है। और कैसी लागत बढ़ गई है? हमारी लागत बढ़ गई है, जैसा कि मैंने कहा कि ऑटो ड्राइवर का या ऑटो का मैंने किराया जो एग्जाम्पल दिया, वो ये कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से हमने किराया बढ़ा दिया। और चूँकि किराया मेरा बढ़ गया था, मैंने बढ़ा दिया था, उसी के हिसाब से हमने अपना एक्सपेंडिचर भी मेंटेन कर लिया था। अब अगर कम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें नुकसान होगा। बैंक ने भी यही कहा, ठीक है, आरबीआई से। फिर आरबीआई ने ये कहा कि बताइए अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। आरबीआई ने खुद इस समस्या का समाधान करने के लिए, चूँकि बैंकों ने ये कहा था कि हमारी जो लागत है वो बढ़ गई है, तो इसका निर्धारण, लागत का निर्धारण कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। आरबीआई ने ये कहा कि रुकिए ज़रा, सब्र करिए, मैं इस समस्या का समाधान करता हूं। और आरबीआई ने एक और, ठीक है, उपकरण बताया, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसे MCLR कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो जो MCLR है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने ये कहा बैंकों से कि आपकी जो लागत है, सीमांत लागत, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। तो आरबीआई ने ये कहा कि मान लीजिए, अब सीमांत लागत जो होती है उसको समझ लीजिए। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? सीमांत लागत, इसका मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ पर कप बना रहे हैं, सभी लोगों ने, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, पूड़ी उनको पसंद होगी, पूड़ी खाते ही होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि पूड़ी गोल नहीं बनती होगी तो उन्हें थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति क्या किया कि ऐसे रोटी बनाया और रोटी बना करके गिलास से काट दिया, पूड़ी अच्छी दिख रही है, और लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा कि यार ये जो बना रहे हो ना, इसमें एक अधिक पूड़ी बन सकती है। कैसे बन सकती है? तो अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मैनेज कर लें, ठीक है, तो हमारी जो पूड़ी की संख्या है, पूड़ी की संख्या बढ़ सकती है। जितना हमने पहले बनाया था, रोटी वही है, ठीक है, केवल काटने का तरीका बढ़ गया है। तो हो सकता है कि जो आपने मैनेज किया उसमें समय तो लगा होगा, 1-2 मिनट आपको ज़्यादा समय लगा होगा, तो वो आपका एक्स्ट्रा समय लग रहा है। अब एक बात ये आप लोगों ने समझ लिया, मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन, मैं इस मार्कर का ही उत्पादन कर रहा हूं, तो मार्कर का उत्पादन करने में मेरी लागत, 10 मार्कर का उत्पादन कर रहा हूं, उस मेरी लागत आ गई 100 रुपये, यानी कि 10 रुपये, ठीक है। और जो बाकी अगर अलग से मैं एक और उत्पादन करूं तो हो सकता है कि हमारी मशीनें चल रही हैं, मशीनें चलने के साथ साथ जो भी वेस्टेज है उन सभी वेस्टेज का प्रयोग करके और एक मार्कर मैंने उसी से बना लिया, यानी कि जो 10 मार्कर मैंने बनाया था +1 मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया। तो इसकी लागत हो सकता है कि कम हो या ज़्यादा हो सकता है कि इसकी लागत, एक मार्कर की लागत 10 रुपये आ रही थी, यहाँ पर एक मार्कर की लागत हमारी 8 रुपये आ गई। इसको हम कहेंगे कि सीमांत लागत, यानी कि एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन करने की जो लागत है, इसी को कहा जाता है सीमांत लागत। तो बैंकों को आरबीआई ने कहा कि सीमांत लागत मैं बताऊंगा, ठीक है, और किस चीज़ के लिए? तो जो लैंडिंग रेट है, ठीक है, जो लैंडिंग रेट है, उस लैंडिंग रेट की सीमांत लागत कितनी है ये मैं बताऊंगा। अब एक बात बताइए, एक बात सोचिए, यहाँ पर मैंने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया था
और रेपो रेट बढ़ा दिया था, तो पहले दिया था 6% पर, और 6% पर एक बैंक ने मान लेते हैं 50 करोड़ का ऋण ले लिया था। फिर उसके बाद इसे और 50 करोड़ की आवश्यकता पड़ी, तो बाकी 50 करोड़ उस समय आरबीआई ने इसे बढ़ा करके 7% कर दिया है। तो ये तो आपने 6% पर लिया है, बाकी ये जो है ये कितना, ये आपने 7% पर लिया है। तो इसकी लागत हमें देखना है ना, ये सीमांत लागत है। तो आरबीआई ने कहा कि जो सीमांत लागत है वो मैं बताऊंगा, और फिर आरबीआई ने यही डिसाइड किया कि जो आपकी सीमांत लागत है उस सीमांत यानी कि फंड की सीमांत लागत के आधार पर, मैंने आपसे कहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी फंड जो आरबीआई से बैंक ले रहे हैं और उस पर जो उन्हें अधिक ब्याज दर देना पड़ रहा है उसकी लागत के आधार पर निर्धारित होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई और MCLR आरबीआई ने बैंकों के लिए बता दिया। बैंकों के लिए बताने के बाद अब समस्या ये आई कि अब जो आरबीआई है इस बात को कंसीडर कर रहा था कि अब बैंक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी मौद्रिक नीति संचरण की, इसका समाधान हो जाएगा, बैंक अपने ब्याज दर को घटा देंगे, अर्थव्यवस्था को इसका लाभ होगा और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो एक ग्राहक है, ठीक है, उस ग्राहक को भी लाभ होगा। लेकिन बैंकों ने फिर भी आरबीआई के कहने के बावजूद, ये बताने के बावजूद उन्होंने कम नहीं किया, और जब कम नहीं किया तो फिर आरबीआई ने बैंकों से ये पूछा कि भैया आपने, अब तो मैंने बता दिया फिर भी आपने कम नहीं किया, मैंने सीमांत लागत बता दिया फिर भी आपने कम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो बैंकों ने कहा कि सीमांत लागत नहीं, आप कुल सीमांत लागत की बात करिए। यहाँ पर कुल सीमांत लागत, और कुल सीमांत लागत हमारी अधिक है, बैंकों ने आरबीआई से कहा। तो आरबीआई ने यह कहा कि भाई कुल सीमांत लागत कितनी है, तो उन्होंने ये कहा कि जो आप फंड की लागत कह रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये बढ़ गई है, हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट ये बढ़ गई है, ठीक है। सोचिए कि बैंक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो ब्रांचेज होते हैं वो किराए पर होते हैं, बैंक के हर जगह अपनी बिल्डिंग तो है नहीं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकता है कि बिजली, जनरेटर रिमोट एरियाज़ में हैं तो जनरेटर, ठीक है, इसके अलावा मकान का किराया और जो उनके कर्मचारी हैं उनका वेतन, ये सब कुछ बढ़ गया है। तो बढ़ने का मतलब ये है कि अब बैंक ने ये कहा कि मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, और न केवल ऑपरेशनल कॉस्ट बल्कि आपने, मतलब आरबीआई ने CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को कहा जाता है आरबीआई की तरफ से कि आप अपने कुल NDTL का, ठीक है, NDTL का कुछ प्रतिशत हमारे पास, मतलब आरबीआई के पास आप रखेंगे, कैश के रूप में रखेंगे, ताकि कोई ऐसी आपदा की स्थिति हो, उस आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन आरबीआई जो कैश रिजर्व रेशियो रखता है उस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता। तो मान लेते हैं 100 रुपये का अगर 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया आरबीआई के पास, बैंकों के 100 रुपये का 20 रुपया आरबीआई के पास ये CRR के रूप में रिजर्व है, और इस पर बैंक को कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये अमाउंट तो फंसा हुआ है और ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि ये अमाउंट इतना फंसा हुआ है। तो इसको कहा जाता है कि CRR के कारण नकारात्मक लाभ हो रहा है क्या बैंक को? कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो CRR का नकारात्मक प्रभाव भी इसमें काउंट, तो कुल मिलाकर के इसने कहा कि इसको हम कह रहे हैं कि यह हमारी कुल सीमांत लागत है। तब आरबीआई को समझ में आ गया कि चलो ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए एक समिति गठित की गई। आरबीआई ने देखा कि इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इसका नकारात्मक हो रहा है, क्योंकि अगर ब्याज दर कम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि इससे अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होंगी, ग्रोथ रेट हमारी प्रभावित होगी, ठीक है। इस समस्या के समाधान के लिए एक जनक राज समिति का गठन किया गया, और जनक राज समिति ने, ठीक है, जो सुझाव दिया और बैंकों से जो समझने की उन्होंने कोशिश की, तो जनक राज समिति ने बैंकों की वास्तविक समस्या को समझा
और वास्तविक समस्या ये थी कि बैंक कह रहे थे कि हम कैसे बैंक हैं, हम वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी कि लाभ कमाना हमारा उद्देश्य है। बैंक लाभ के लिए काम करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, और लाभ कमाने से ही आरबीआई हमें रोक रहा है, कह रहा है कि आप अपनी ब्याज दर कम कर दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है, ये तो ठीक बात नहीं है। और बैंकों ने जनक राज समिति को यह भी बताया कि हमारे पास निवेश के बाजार में विकल्प और भी हैं, यदि हम वहाँ पर निवेश करते हैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यदि हम निवेश करते हैं तो वहाँ पर निवेश हमारा सुरक्षित भी है और वहाँ पर प्रॉफिट भी हमें अधिक मिल रहा है। जनक राज समिति इस बात को समझी और उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि ब्याज दर का निर्धारण जो बाहरी बाजार में लाभ मिल रहा है और जो ब्याज दर चल रहा है उसके आधार पर किया जाए। तब बैंकों की उस समस्या को समझ करके उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आपके हिसाब से ही चीज़ों को कर लेते हैं। और अभी तक आरबीआई अपनी नीतियों को बैंकों पर थोप रहा था। अब क्या हुआ कि जनक राज समिति की सिफारिशों के आधार पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट निर्धारित कर दिया। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट निर्धारित कर दिया, यानी कि अब ये कह दिया कि बाह्य बेंचमार्क रेट के आधार पर ही आप अपनी ब्याज दर का निर्धारण करेंगे बैंकों से। आरबीआई ने ये कह दिया जनक राज समिति की सिफारिशों के आधार पर। और इसमें विकल्प दिए गए कि आप चाहें तो रेपो रेट के आधार पर अपनी ब्याज दर का निर्धारण करें, ठीक है, या फिर चाहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो आपको लाभ मिल रहा है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रेजरी बिल हैं, ट्रेजरी बिल पर जो 3 माह का प्रतिफल आपको मिल रहा है उसके आधार पर निर्धारित कर लीजिए, या ट्रेजरी बिल पर, आप ट्रेजरी बिल ऐसे समझ लीजिए, ट्रेजरी बिल पर जो 6 माह में आपको प्रतिफल मिल रहा है उसके आधार पर आप निर्धारित कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि FBIL प्राइवेट लिमिटेड है और यह अलग अलग बेंचमार्क जारी करता है। तो आप चाहें तो जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उस प्राइवेट लिमिटेड के आधार पर अपनी ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं। ये आपके पास 3-4 विकल्प हैं, जिन विकल्पों में आपको सहूलियत लगती है उस विकल्प के आधार पर आप अपनी ब्याज दर का निर्धारण कर लीजिए। लेकिन इसमें से बता ज़रूर दीजिए कि आप इसमें से इन सभी विकल्पों में से किसको आप चूज कर रहे हैं। तो जो विकल्प होंगे उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तब बैंकों को ये लगा कि बाकी सारी चीज़ों को जाने दीजिए, हम रेपो रेट के आधार पर ही अपनी ब्याज दर को लिंक कर रहे हैं और यहाँ से रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट एक नई अवधारणा आ गई। क्या कहते हैं इसको? रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पूरी, ठीक है, मौद्रिक नीति संचरण की समस्या को समझ लिया। अब बैंकों ने रेपो, ठीक है, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट जो अपना निर्धारित किया कि हम इसी को लेकर के चलेंगे, अब इन पर दबाव नहीं था, यानी कि अब वे स्वेच्छा से इस चीज़ को निर्धारित कर लिए। जो रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट है, इसके अंतर्गत जो बैंक हैं, बैंक प्रत्येक 3 माह में अपने बेस रेट को निर्धारित करते हैं या परिवर्तित करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पूरी कहानी जो मौद्रिक नीति संचरण से संबंधित थी, आप लोगों ने ये समझ लिया कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर, ठीक है, जो भी निष्कर्ष होंगे उसके आधार पर जब न्यूज़ आएगी तो उसको हम देख लेंगे। अच्छा, ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है मौद्रिक नीति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक है विस्तारित मौद्रिक नीति और एक है संकुचित मौद्रिक नीति। विस्तारित मौद्रिक नीति किसको कहते हैं और संकुचित मौद्रिक नीति किसको कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई यदि अपनी ब्याज दर, आप ऐसे कह सकते हैं, रेपो रेट कम किया, यानी कि ब्याज दर कम किया, और ब्याज दर कम किया तो बैंकों के पास अधिक मनी, ठीक है,
आ गई और अधिक मनी आ गई तो बैंकों ने अब अपनी ब्याज दर भी कम कर लिया। और जब बैंकों ने अपनी ब्याज दर कम कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब अर्थव्यवस्था में ऋण, ब्याज दर कम है, ऋण अधिक होगा और ऋण अधिक लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मांग जो है, डिमांड आप कह सकते हैं, मांग बढ़ जाएगा। किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। तो इसके माध्यम से आरबीआई ने क्या किया, अब चूंकि मांग बढ़ेगा तो यहां पर देखिए बाकी सारी चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट वहां पर पहुंच रहा हूं जो मुझे बताना है। ठीक है, मांग बढ़ गया यानी कि अब इसके लिए प्रोडक्शन भी तो होगा, उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा तो उत्पादन का मूल्य ही तो हम अपनी राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, ये बढ़ जाएगी। क्लियर? यानी कि इसके माध्यम से, विस्तारित मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई ने जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में अगर मैं ऐसे कहूं तो तरलता बढ़ा ली है, तरलता बढ़ा दी। यहां पर देखिए कहा गया है कि संकुचित, ठीक है, संकुचनकारी। तो संकुचनकारी, अब इसी चीज को यदि आरबीआई ने बढ़ा दिया है या रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग कर लिया है, रिवर्स रेपो रेट का जब प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास जो सरप्लस मनी है वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, और आरबीआई के पास पहुंच गया यानी कि बैंकों के पास अब मुद्रा की कमी हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, और चूंकि बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो गई है तो वह अब ऋण देंगे तो उस पर ब्याज अधिक लेंगे, और ब्याज अधिक लेने का मतलब ये है कि अब अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी, डिमांड, ठीक है, डिमांड, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड में कमी आ जाएगी, उत्पादन भी, चूंकि जब ऐसा हो रहा है, तरलता कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि निवेश व्यय भी तो कम होगा, और निवेश व्यय कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो हमारी ग्रोथ रेट भी प्रभावित होगी। ये आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, मौद्रिक नीति ये दो प्रकार की, इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी से संबंधित है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति, मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, अलग से फिर से बात कर लेते हैं कि आरबीआई पहले क्या करती थी, मौद्रिक नीति का निर्धारण अकेले करती थी। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया कि रेपो रेट बढ़ा दिया। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों का ब्याज दर भी बढ़ गया, यानी कि तरलता अब अर्थव्यवस्था में कम हो गई, और तरलता कम हो गई तो बताइए निवेश भी तो कम होगा, और निवेश कम होगा यानी कि उत्पादन कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ भी हमारी कम हो जाएगी। और प्रत्येक सरकार ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हमारे शासनकाल में जो ग्रोथ रेट रहा है अर्थव्यवस्था का वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो आरबीआई ये डिसाइड की है, और जो अब 2026 तक के लिए मौद्रिक नीति लक्ष्यीकरण है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, यहाँ पर देख लीजिए, वो है कि 4 प्लस माइनस 2 होना चाहिए, यानी कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, अधिकतम 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए, और 4 में -2 करेंगे तो न्यूनतम 2 आएगा, यानी कि न्यूनतम 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये आरबीआई ने 2026 के लिए, मतलब 2026 के लिए निर्धारित किया गया है। तो आरबीआई को लगता है कि अगर 6% से अधिक बढ़ रहा है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी, अन्य भी उपकरणों का प्रयोग करेगी, केवल रेपो रेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ तो जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो तो कहेगी कि आपने जानबूझकर के ऐसा किया है ताकि जो उत्पादन है वो कम हो और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम हो जाए, और जब ऐसा होगा तो विपक्ष हम पर हावी होगा, कहेगा कि आपके शासनकाल में तो ग्रोथ रेट कम रही है, ग्रोथ रेट हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मीडिया और जो विपक्ष है सभी को जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार ने आरोप लगाया, और सरकार आरोप लगा सकती है कि आरबीआई ये ठीक नहीं कर रही है। अगर लिक्विडिटी अधिक होगी अर्थव्यवस्था में
तो डिमांड भी अधिक होगा, उपभोग और निवेश व्यय अधिक होगा, उससे उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन होगा तो उत्पादन का मूल्य होगा, और उत्पादन का मूल्य यानी कि हमारा ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो ये आरोप जब आरबीआई पर लगा तो एक समिति गठित की गई, और समिति ने सुझाव दिया। हालांकि उसके लिए बहुत लंबी समितियों की लिस्ट है, समितियां गठित की गई, उन्होंने सुझाव दिया। अमेरिका का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उस अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी के आधार पर भारत में एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, और मौद्रिक नीति समिति इसलिए बनाई गई ताकि जो मौद्रिक नीति है उसमें पारदर्शिता रहे। आरबीआई पर आरोप ये लगा, आरबीआई ने ये कहा कि भैया ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट को हमें मेंटेन करना है। उन्होंने कहा कहाँ इन्फ्लेशन है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आरबीआई ने ये कहा कि वो भालू थोड़ी है जो दिखेगा। फिलहाल के लिए इस बात को ध्यान में रख करके दोनों के बीच में जब बहस हुई, फिर समिति का गठन किया गया, और उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया, और अमेरिका के FOMC यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के आधार पर जो उर्जित पटेल समिति 2013 में गठित की गई थी, उस समिति के सुझावों के आधार पर भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, इसकी फंक्शनिंग पूछी जा सकती है, और इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये कैसे कार्य करती है। ठीक है, इसकी कार्यविधि के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, यह 6 सदस्यीय है। 6 सदस्यीय यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति जो है, यह 6 सदस्यीय संस्था है, और इस 6 सदस्यीय संस्था में कौन कौन है, कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, अब इनको देख लीजिए। इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य, जो 3 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, ठीक है, आरबीआई की तरफ से, और 3 जो सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ये तीनों ही इकोनॉमिस्ट होते हैं, तीनों ही इकोनॉमिस्ट होते हैं। इसमें 3 सदस्यों में आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा एक बैंक अधिकारी होता है, और बैंक अधिकारी जो आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल है, ठीक है, उसके द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं बैंक अधिकारी। तो 3 सदस्य इधर हो गए, और 3 सदस्य इधर भी होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीनों ही अर्थशास्त्री होते हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। तीनों ही मिलकर के निर्णय लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये सही है, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति है, क्या हमें रेपो रेट में कमी करना चाहिए या वृद्धि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो उपयुक्त स्थितियां मौजूद हैं। और ये जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को सार्वजनिक भी किया जाता है, और सार्वजनिक किया जाता है। तो अब इसी को मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो कार्यविधि है वो क्या है। तो कार्यविधि कुछ इस प्रकार है कि 1 वर्ष में जो मौद्रिक नीति समिति है, 1 वर्ष में इसकी 4 बैठकें होंगी, और बैठकों के लिए एक कोरम का होना आवश्यक है, यानी कि न्यूनतम 4 सदस्यों का होना आवश्यक है। 6 सदस्य हैं, तो अगर बैठक करना है तो कम से कम 4 सदस्य होंगे कोरम के लिए, तभी वह आवश्यक सदस्यों की संख्या आप कह सकते हैं जिसको कोरम कहा जा रहा है, बैठक होगी। और बैठक होने के बाद यहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा वह बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता आरबीआई के अध्यक्ष करेंगे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और जो भी ये जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं, क्या अर्थव्यवस्था में वो उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद हैं जब हमें रेपो रेट को कम करके और अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहिए, या वो परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। तो ये सभी ये सलाह देंगे, और जो कुछ भी सलाह देंगे उन सभी सलाहों को, मतलब जो कुछ भी इन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि हमें रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए, तरलता बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, वो सभी बातें 14 दिन के अंदर पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, यानी कि सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और सार्वजनिक करने के बाद
बताइए सार्वजनिक करने का मतलब क्या है? सार्वजनिक करने का मतलब ये है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट है, अगर वो गलत तर्क दे रहा है गवर्नमेंट के दबाव में, सरकार के पक्ष में, तो इसकी आलोचना होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो पब्लिश किया जा रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है, अब इसमें पारदर्शिता भी आ गई और पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेहिता भी आ गई कि आपने किस आधार पर कहा है कि रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि 6 माह बाद, इसके साथ साथ हर 6 महीने बाद मौद्रिक नीति एक रिपोर्ट आरबीआई जारी करेगा और उसमें यह बताया जाएगा कि मुद्रास्फीति के स्रोत क्या हैं और साथ ही साथ अगले 6 से लेकर के 8 महीने आगे मुद्रास्फीति की दर क्या रहेगी, इसका अनुमान भी आरबीआई जारी करेगा उस रिपोर्ट में। तो आप लोगों ने फंक्शनिंग की बात कर ली। अब बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उद्देश्य क्या है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि जो मुद्रास्फीति है, मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करना और समीक्षा के साथ साथ इसमें पारदर्शिता भी बनाए रखना और जवाबदेहिता भी बनाए रखना। मान लीजिए आरबीआई ने अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का पालन किया, यानी कि कठोर मौद्रिक नीति को अपनाया। कठोर मौद्रिक नीति आरबीआई ने अपना लिया और सरकार ने फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, यानी कि राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर दिया। यानी कि जो टैक्स सरकार ले रही है जनता से, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अब सरकार ने टैक्स रेट को कम कर दिया। यानी कि आप टैक्स के रूप में हो सकता है कि आप 10% चुका रहे थे और आपकी टोटल अमाउंट का, यानी कि जो आपकी इनकम है उस इनकम का 50,000 रुपये उसमें जा रहा था, यानी टैक्स के रूप में जा रहा था। सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया और टैक्स रेट कम किया तो पता चला कि लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी कि अब आपको केवल 25,000 टैक्स के रूप में देना है। 25,000 आपके जेब में है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप खर्च कर सकते हैं। तो फिर तो आरबीआई का जो उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य, वो तो पूरा नहीं होगा। तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य भी बनाए रखना भी इसका कार्य है। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के मध्य सामंजस्य भी बनाए रखना और ये जो लक्ष्य है 4+-2, इस लक्ष्य को भी पूरा करना। ये सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वो सभी बात आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संदर्भ में अभी आरबीआई ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जो संशोधित दिशा निर्देश है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहाँ पर प्रायोरिटी की बात कही गई, हिंदी में कहें तो प्राथमिकता, यानी कि जो बैंक ऋण दे रहे हैं, ऋण देने में प्राथमिकता देना है। सवाल ये आपके जहन में आ रहा होगा कि प्राथमिकता किसको देनी है? तो प्राथमिकता उन सभी क्षेत्रों को देनी है जिन क्षेत्रों में ऋण नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल ये भी है कि ऋण क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? हो सकता है वहां पर अवसंरचना की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, वित्तीय समावेशन भी कम हुआ हो। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको ज़्यादा आधार मान करके चल रहे हैं। तो आरबीआई ये गाइडलाइन, आरबीआई और सरकार दोनों ये गाइडलाइन जारी करते हैं कि जब आप ऋण देंगे तो ऋण देने में जो क्षेत्र हम बता रहे हैं उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है और अपने कुल ऋण का आपको 40% उन बताए गए क्षेत्रों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है, ताकि उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। अब इसी बात को ध्यान में रख करके संशोधन किया गया। पहले की स्थिति, अगर मान लीजिए कोई बैंक 100 रुपये का ऋण दे रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये का ऋण दे रहा है, तो इस 100 रुपये में से 40 रुपये ऐसे मोटे तौर पर मान के चलिए कि जो सरकार बता रही है, आरबीआई बता रही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराना है, जैसे कृषि हो गया, अन्य क्षेत्र। ठीक है, एमएसएमई को, क्योंकि यहाँ पर ऋण कम मिल पाता है और विकास इनका करना आवश्यक है। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो पहले के नॉर्म्स थे, पहले के नॉर्म्स क्या थे उसको देखेंगे। यहाँ पर संशोधन का उद्देश्य देख लें तो कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जो जिले हैं उनको कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना, कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना, यानी कि जो ऋण देने का अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई कह रहा है।
ठीक है। तो पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है जो संशोधन किया गया है, और उसके लिए उन्हें कुछ इंसेंटिव भी बैंकों को दिया जा रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ तक तो बातें आप लोगों को समझ में आ गया। मान लीजिए कोई बैंक है, वो बैंक अपने क्षेत्र विशेष में जहाँ पर वो बैंक है वो ऋण नहीं दे पा रहा है। ऋण नहीं दे पाया तो वैसी स्थिति में क्या क्या होगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत 40% निर्धारित है और ये बैंक 20% ही ऋण दे पाया। हो सकता है कि कोई ऐसा बैंक हो जो 40% के बजाय वो 80% ऋण दे दिया है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो क्षेत्र बताए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो सरप्लस दिया है, फिर इसका क्या होगा? और ये कम दिया है, इसका क्या होगा? और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि आपको ऐसा करना है, आपने नहीं किया है। फिर इस बात के लिए एक और इसमें प्रोविज़न जोड़ा गया कि भैया प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के लक्ष्यों को यदि कोई बैंक पूरा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मान लेते हैं सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लीजिए। सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मतलब क्या है? ठीक है, कि ये जो बैंक है, मान लीजिए ये एक्स नामक बैंक है। अच्छा, एक्स आप लोग XXX में पहुंच जाते हैं, इसीलिए ए नामक बैंक मान लेते हैं। ए नामक बैंक है जिसने 80% दे दिया है, अपने कुल ऋण का 80% प्रायोरिटी सेक्टर या उन सभी क्षेत्रों को दे दिया है जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। ये बी नामक बैंक है, इसने केवल 20% दिया है, इसे 20% और पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बैंक है ए नामक बैंक, ये अपने पास से 20%, ठीक है, 20% का सर्टिफिकेट इस बी नामक बैंक को बेच देगा और इनसे उसके बदले कुछ अमाउंट ले लेगा। तो इनकी ज़रूरत भी पूरी हो गई और ये जो बैंक है ए नामक बैंक, जिसने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत अधिक धनराशि दे दिया है, इसको भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लाभ ये कमा सकता था सर्टिफिकेट को बेच करके वो लाभ इसने कमा लिया। तो सर्टिफिकेट जारी कौन करेगा? जो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत अधिक ऋण दिया है, और जो बैंक खरीदना चाहता है उस बैंक को जिसने अधिक दिया है, अधिक ऋण दिया है, वो सर्टिफिकेट दे देगा। अब जो सर्टिफिकेट है अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। जैसे मान लीजिए कि कृषि के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कृषि हो गया, सूक्ष्म उद्योग हो गया, या सीमांत किसान हो गए, या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सामान्य हो गया। इस तरह से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिससे कि दोनों उद्देश्य, ठीक है, इस बैंक के भी उद्देश्य पूरे हो गए, इस बैंक के भी उद्देश्य पूरे हो गए और सरकार के भी उद्देश्य पूरे हो गए, आरबीआई के उद्देश्य पूरे हो गए जो वो चाहता था। ठीक है, वहाँ पर जो लिक्विडिटी चाहिए वो लिक्विडिटी पहुँच गई, या ऋण कह लीजिए, ऋण पहुँच गया। अच्छा, अब आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने पूरे देश को लगभग 650 से अधिक ही हमारे देश में ज़िले हैं, जितने भी ज़िले हैं, आंकड़ा मुझे नहीं याद है, मान लीजिए अराउंड, मान लीजिए लगभग हमारे देश में जो ज़िले हैं 700 के करीब हैं। उन सभी 700 ज़िलों को आरबीआई ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उन्हें कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है और ये कहा गया है कि लो पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाले ज़िले, नॉर्मल पर कैपिटा इनकम वाले ज़िले और हाई पर कैपिटा इनकम वाले ज़िले। ठीक है, तो ये इंसेंटिव भी तो दे रहा है ना, कि लाभ दे रहा है ना आरबीआई उन बैंकों को जिन्होंने दिया है, और उनके लिए गाइडलाइन निर्धारित है। अब क्या किया गया है कि जो जिलों का विभाजन किया गया है 3 भागों में कर दिया गया है। पूर्व के जो मानदंड थे वो ये था कि लो पर कैपिटा इनकम वाले जो जिले हैं वहाँ पर अगर 6,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल जो है इनके लिए कहा गया कि 6K से लेकर के 25K, यानी कि 6,000 से लेकर के 25,000 तक का यदि ऋण वहाँ पर दिया गया है तो इसको माना जाएगा नॉर्मल पर कैपिटा इनकम वाले ये जिले हैं। हाई पर कैपिटा इनकम यानी कि 25,000 और उससे अधिक का दिया जा रहा है तो इनको मान लिया गया। अब संशोधित करके ये कहा गया कि संशोधित मानदंड ये है कि 9,000 रुपये यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम वाले ज़िले में यदि बैंक ने ऋण दिया है तो उसको, उसके द्वारा मान लीजिए इसने 10,000 का ऋण दे दिया है,
यहाँ पर केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10,000 का ऋण दिया है, तो अब इस 10,000 को माना जाएगा कि यह 10,000 ही है, लेकिन इसको माना जाएगा कि यह 125% दिया है, यानी कि इंसेंटिव के रूप में इसको दिया जाएगा। अब इंसेंटिव मान लीजिए कि इतना मान लिया गया, तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि ये 12,050 के आसपास, 500 के आसपास ये आ रहा है। तो ये मान लिया जाएगा कि इतने का ऋण इन्होंने दिया है। जो नॉर्मल जिले हैं वहाँ पर जितने का ऋण दिया गया है उतना ही माना जाएगा, यानी कि 100% ही इंसेंटिव इनको दिया जाएगा। 10,000 का दिया है तो 10,000 ही माना जाएगा। यहाँ पर अधिक माना जा रहा है, और अधिक माना जा रहा है तो 40% का जो लक्ष्य है ये पहले पूरा कर लेगा, और ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो पहले से ही, जहाँ पर पहले से ही उपलब्ध है तो आप वहाँ पर कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अब यहाँ से मूव करके यहाँ पर दिया जा सके, इस अमाउंट को यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए आरबीआई ने ये कहा है कि यदि आपने यहाँ पर दिया है, अब ये कितना है, 42,000 रुपये, ठीक है, तो 42,000 रुपये अगर आपने दिया है तो इसको 90% माना जाएगा। यानी मान के चलें कि 10,000 रुपये को हम देखें तो 10,000 का आपका 9,000 ही माना जाएगा कि आपने इतना ही दिया है। यानी यहाँ पर इंसेंटिव कम मिल रहा है, यहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में, लो पर कैपिटा इनकम वाले क्षेत्रों में अब ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि अधिक ऋण दिया जाएगा। इससे बैंकों को लाभ होगा। ये आप लोगों ने समझ लिया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो क्या है, और इससे संबंधित क्या क्या रिवाइज प्रोविज़न किए गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अवधारणा को औपचारिक रूप कब दिया गया था, 1972 में, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अवधारणा को। इससे संबंधित समितियां कौन सी थी, तो गाडगिल समिति 1969 में और घोष समिति 1982 में गठित की गई थी। वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और महत्वपूर्ण मानते हैं तो उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, उन क्षेत्रों को बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग या पिछड़े क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे संबंधित बातें आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें, इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो देखिए, कृषि है, सूक्ष्म एवं लघु एमएसएमई की बात कर लीजिए, निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संबंधी ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य। ये बताइए, ये सभी आवश्यक हैं। अगर इन क्षेत्रों में ऋण अधिक मिलेगा तो इन क्षेत्रों को ऋण मिलने का मतलब ये है कि इन क्षेत्रों का विकास होगा, और ऋण देने में इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब इन श्रेणियों में कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त उप लक्ष्य भी शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए लघु एवं जो सीमांत किसान हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, इन सब के बारे में, दिव्यांग हैं, इत्यादि इत्यादि के बारे में बताया गया है। अब इसी से संबंधित जो आरबीआई की वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट पर ये दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, टारगेट एंड क्लासिफिकेशन की बात कही गई है। टारगेट और क्लासिफिकेशन क्या है, तो किन किन क्षेत्रों को दिया जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या आवश्यक है हमारे देश के लिए, तो आवश्यक है इस समय के हिसाब से। ठीक है, अब ये दिया गया है कि कौन कौन से बैंक हैं, तो सभी बैंकों को देना है, और उन सभी बैंकों के नाम दिए गए हैं। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40%, ठीक है, उसमें सभी बैंकों के नाम दिए गए हैं कि कब कब कितना % कौन कौन से बैंक देंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज यहाँ पर देख लीजिए, कुछ के लिए 7.5% है, कुछ के लिए अलग बताया गया है। ठीक, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया है कि किसके लिए कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है, उन सब के बारे में, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक इनके लिए कहा गया कि 75%, जो लघु वित्त बैंक है इनके लिए 75%, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मुंबई इंटर बैंक आउटरिंग रेट, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है और ये न्यूज़ क्या है, क्यों चर्चा में रही है, एक एक करके बात कर लेते हैं। आरबीआई ने माइबोर की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है। अब माइबोर क्या है इसको समझना है। मुंबई इंटर बैंक, आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट है, कैसे है अभी उसको समझाऊंगा।
उद्देश्य क्या है? तो आरबीआई ने और अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का सुझाव दिया है। अब बाकी सारी शब्दावलियों को छोड़ करके ऐसे समझिए कि ये एचडीएफसी है। एचडीएफसी बैंकों को ज़रूरत पड़ती है कि वह हो सकता है कि आरबीआई से ऋण ले, या फिर वो दूसरे बैंक से अगर उनको ज़रूरत होती है तो कॉल मनी मार्केट के आधार पर वो कॉल मनी मार्केट से वो ऋण ले सकते हैं। अब कॉल मनी मार्केट का मतलब ये है कि अगर बैंक के पास अगर तरलता की कमी है या उसको लगता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए और आरबीआई से आरबीआई का ब्याज दर हो सकता है कि अधिक हो, ऐसी स्थिति में वह अपने दूसरे बैंक को, जो अर्थव्यवस्था में बैंक हैं, उन बैंकों को कॉल करता है और कहता है भैया मुझे मनी चाहिए। तो कॉल मनी मार्केट यानी कि कॉल पर मनी अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसी को कॉल मनी मार्केट ऐसे कह रहे हैं। तो एचडीएफसी ये कह रहा है आईसीआईसीआई से, ठीक है, कह रहा है कि मुझे ऋण लेना है। तो ऋण लेना है तो ये भी तो ब्याज लेगा, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी और उसका निर्धारण कैसे होगा, ये समझना ज़रूरी है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो ब्याज होगा कुछ ना कुछ होगा और उसके लिए कुछ बेंचमार्क होंगे कि किस बेंचमार्क पर या किस आधार पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। अभी आप लोगों ने बेस रेट के बारे में पढ़ा है, कुछ वही बातें यहाँ पर समझिए। अच्छा, एक तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए माइबोर के बारे में, लाइबोर और माइबोर, अभी लाइबोर के बारे में भी बात करेंगे। माइबोर के बारे में, यह एक बिना जमानत वाला, यानी कि जब भी आप ऋण लेते हैं तो ऋण दो तरह का होता है, एक सुरक्षित ऋण होता है और सिक्योर लोन, और एक अनसिक्योर लोन होता है। तो जो ऋण है, ऋण के संदर्भ में बात कर लीजिए, एक सिक्योर है, एक अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन वह है जिसके बदले आपने कुछ जमानत राशि रखी हुई है या कुछ जमानत रखा हुआ है। आप बैंक में गए ऋण लेने के लिए, तो बैंक ने कहा कि आपको ऋण तो देंगे, तो आप उसके बदले में मुझे क्या जमानत के तौर पर दे रहे हैं। तो बैंक से आपने कहा कि भैया मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो उसने कहा कि आपकी ईमानदारी का अचार थोड़ी डालना है मुझे। ये बताइए आप क्या दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं का मतलब जमानत के तौर पर, और उसको क्या कहते हैं, और ऋणाधार, यानी कि ऋण का आधार क्या है, उसी को कहा जा रहा है जमानत। अब जमानत जैसे मान लीजिए सिक्योर, आपने अपनी ज़मीन का कागज़ बैंक को दिया और जो आपके ज़मीन के कागज़ की वैल्यू है, यानी कि आपकी ज़मीन जितने की है, अगर 10 लाख की ज़मीन है तो 10 लाख की ज़मीन के कागज़ के आधार पर बैंक ने आपको 8 लाख या 9 लाख का ऋण दे दिया, ठीक है। तो जो ऋण दे दिया, जो आपने अपनी जमानत के तौर पर बैंक का ज़मीन का कागज़ बैंक के पास रखा है, वो क्या है, सिक्योरिटी है, उसी को कहा जाता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। तो प्रतिभूति क्या है, प्रत्येक वह, ठीक है, वह वस्तु या दस्तावेज जिसके आधार पर बाजार से वित्त एकत्र किया जा सकता है, उसे प्रतिभूति कहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कहते हैं। तो आपने जब बैंक में कुछ ऋणाधार जमा किया है कि ये मेरे घर का कागज़ है, ये मेरे मकान का कागज़ है, आप ले लीजिए, इसकी वैल्यू ये है और इसके आधार पर मुझे ऋण दे दीजिए। तो अगर आपने कभी लोन नहीं चुकाया तो वैसी स्थिति में क्या करेगा बैंक, क्या करेगा, बैंक आपकी ज़मीन को या आपकी मकान को जब्त कर लेगा और उसे नीलाम करके जितना अमाउंट, ठीक है, लोन उसका था, उस अमाउंट को रिकवर कर लेगा। एजुकेशन लोन की बात कर लीजिए, अनसिक्योर, जिसके बदले कोई जमानत नहीं रखा गया है, कोलेट्रल नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है, अब दोबारा देखिए, यह एक बिना जमानत वाला बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार से किसी अन्य बैंक से उधार लेता है, ठीक है, किसी अन्य बैंक से उधार लेता है। गणना की बात करें तो गणना एक, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा अलग अलग बेंचमार्क जारी किए जाते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है प्रतिदिन का, उसी के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिदिन के आधार पर। अच्छा, गणना का आधार क्या है,
तो ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के द्वारा नेगोशिएट किया जा रहा है। कितना देंगे, आप कहते हैं ना भैया कितने का देंगे, वो कहता है इतने का, नहीं इतने का दे दीजिए, तो यहाँ पर ठीक है जिस पर सहमति। इसके साथ साथ अब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम की बात करें तो यह कॉल सिस्टम से पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार पर होता है, यानी कि पहले जो घंटे में कारोबार किया है उसके आधार पर निर्धारित होता है। अच्छा, एक ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यानी कि लाइबोर पर निर्भरता की समाप्ति। अब दोनों न्यूज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी हुई हैं कैसे, अब इसको सबसे पहले आपको लाइबोर को समझना है, फिर आगे चल करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाइबोर के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, नाम से ऐसे समझ में आ रहा है कि लंदन की ही बात हो रही है, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे देश का HDFC बैंक है, HDFC बैंक को ऋण चाहिए। ऋण ये कहाँ से लेगा, या तो हो सकता है कि माइबोर के आधार पर ले ले, ठीक है। अभी माइबोर की बात नहीं करते हैं, हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन अभी उसको समझाना बाकी है, इसमें देखेंगे। तो घरेलू बाजार से या घरेलू बैंकों से उसको ऋण नहीं मिल रहा है। अब वो क्या करेगा, थोड़े समय के लिए सोचिए कि मान लीजिए जापान के किसी बैंक से कहा कि मुझे ऋण दे दो, और जापान का बैंक चूंकि ऋण देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जापान का बैंक इनसे ब्याज तो लेगा, बिना ब्याज के तो देगा नहीं। ऐसा तो है नहीं, कोई धर्मार्थ थोड़ी बैठा है कि नहीं हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, बिना ब्याज के आपको दे देंगे। तो फिर इसने क्या किया कि ये ब्याज तो लेगा, लेकिन ये ब्याज क्या होगा इसका निर्धारण कौन करेगा। तो इसके लिए मान के चलिए कि लाइबोर है, एक ब्याज दर है। तो जब ये बैंक देगा, ठीक है, इसको जापान का कोई बैंक HDFC को ऋण देगा, तो उसके लिए वो देखेगा लाइबोर कितना है और प्लस, ठीक है, स्प्रेड देखेगा कि स्प्रेड, यानी मान के चलते हैं अगर लाइबोर 5% है तो वो 1% मान लेते हैं अपना स्प्रेड, अपना लाभ देख रहा है, तो कुल मिलाकर के 1%, यानी कि जो भारतीय बैंक HDFC है इसको जो ऋण मिला वो 6% के ब्याज दर पर ऋण मिल गया। तो 6% के ब्याज दर पर ऋण तो मिल गया, लेकिन इस ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। तो इस ब्याज दर का निर्धारण, लाइबोर का निर्धारण करने के लिए एक एजेंसी थी जिसे इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बेंचमार्क रेट कहा जाता था। ICE कहा जाता था उसको, ICE कहा जाता है, सॉरी। यही निर्धारित करती थी कि लाइबोर कितना होगा। अब लाइबोर के लिए निर्धारण का आधार क्या है, कैसे ये किया जाएगा। तो मान लीजिए विश्व के जितने भी बड़े बैंक हैं, मान के चलते हैं कि विश्व के 20 बड़े बैंक हैं। इन बड़े बैंकों से ये संस्था पूछती है कि भैया बताइए, अगर आपको आज ऋण देना है तो आप किस ब्याज दर पर ऋण देंगे। मान के चलते हैं 20 बैंक हैं, तो 20 बैंक में अब टोटल को ऐसे लेकर के चलते हैं। एक A नामक बैंक है, इसने कहा कि हम 2% के ब्याज दर पर ऋण देंगे, और जो बाकी बैंक हैं इन्होंने कहा कि हम 4 लेंगे, ये कह रहा है 6 लेंगे, ये कह रहा है कि 8 लेंगे, एक ने कहा कि 12 लेंगे, 12 नहीं 10 मान लेते हैं, ठीक है। इन सब ने बताया, मतलब इस तरह से 20 बैंक ने बता दिया कि हम कितने ब्याज दर पर ऋण देंगे, ठीक। अब इस संस्था का काम ये है कि इनको हटा देगा, और जो सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम है इन दोनों को हटा देगा, और बाकी जो बीच वाले हिस्से हैं यानी कि 18 बैंक जो बचते हैं इनके ब्याज दर को देखेगा और इनका औसत निकाल लेगा, और औसत निकालने के बाद जो यहाँ पर रेट आ रहा है यही होगा लाइबोर, ठीक है, यही हो जाएगा लाइबोर।
और प्लस वो बैंक जो बैंक ऋण देगा अपना स्प्रेड देखेगा, स्प्रेड के आधार पर दोनों जोड़ करके अब किसी बैंक को, जैसे एचडीएफसी को आवश्यकता है तो एचडीएफसी को इंटरनेशनल मार्केट से ऋण मिल जाएगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ये व्यवस्था चल तो रही थी, ठीक है, अब किस करेंसी में लेना है वो आपका मामला है, किस बैंक से किस करेंसी में आप लेना चाहते हैं, डॉलर में या फिर आप किसी अन्य देश की मुद्रा में लेना चाहते हैं, वो आपका विषय है, उसमें हो सकता है कि फ्लैक्चुएशन हो। समस्या ये थी कि ये जो लाइबोर है, लाइबोर का घोटाला हुआ था, घोटाला आप ऐसे कह सकते हैं, स्कैंडल कह सकते हैं। दिक्कत ये आई थी कि जो बैंक हैं, पश्चिमी देशों के बैंक, ये क्या करते थे कि जब इनके पास मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, इनके पास सरप्लस मनी है, तो सरप्लस मनी को अब ये क्या करेंगे, इसको ऋण के रूप में देंगे, ऋण देंगे। तो जब ये ऋण देंगे तो इनको इस पर ब्याज मिलेगा। तो ये क्या करते थे, जब इनके पास सरप्लस मनी होती थी, इनको ऋण देना होता था, तो जो ब्याज की दर होती थी, ब्याज की दर, ये आपसी साठ गांठ से उस ब्याज की दर को बढ़ा देते थे। और जब इन बैंकों को ऐसा होता था कि इनके पास मनी की शॉर्टेज है, ठीक है, इनके पास मनी कम है और इनको ऋण लेना है वैश्विक बाजार से या बैंकों से ऋण लेना है, तो ये ऋण लेने के लिए जानबूझ करके जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर, इसको कम कर देते थे। बताइए, जब इनको लेना है तो ये ब्याज दर कम कर दे रहे हैं और जब इनको देना है तो ब्याज दर बढ़ा दे रहे हैं, और ऐसा करके यह करोड़ों, बिलियन, आप ऐसे कह सकते हैं कि करोड़ों ऐसे कमा लेते थे। ये जो स्कैंडल समझ में आया, स्कैंडल के बाद भारत ने भी इस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आरबीआई ने, ठीक है, खास करके भारत सरकार की बात करें तो यहाँ पर देखें, आरबीआई ने बैंकों और अन्य जो वित्तीय विनियमित, यानी कि आरबीआई के द्वारा विनियमित संस्थान, तो भारत में जितने बैंक होंगे, बैंक क्या आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने बैंकों और अन्य जो आरबीआई के द्वारा विनियमित संस्थान हैं उनके लिए पिछले वर्ष एक एडवाइजरी जारी किया और ये कहा कि लाइबोर से पूर्णतः आप बाहर निकलिए, आप इसके तहत या इस ब्याज दर के तहत आप ऋण नहीं लेंगे। लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। प्रयोग कौन कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए, प्रमुख वैश्विक जो बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो ऋण है, ऋण की अवधि अल्पकालिक होती है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वो आप लोगों ने समझ लिया। और चूंकि लाइबोर से बाहर निकलने की बात हो गई तो क्या कहा गया, अब आप क्या करेंगे, यानी कि माइबोर के आधार पर ये जो संस्था है जो बेंचमार्क बताती है, इस बेंचमार्क के आधार पर ही आपको ऋण लेना है। ये आरबीआई ने एडवाइजरी जारी करके और बता दिया कि आपको ऐसा करना है। अब हम लोगों ने कॉल मनी मार्केट के बारे में समझ लिया है, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वो सभी बातें आप लोगों ने समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आप लोगों को कुछ समझ में आया है, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप लोगों की प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।